सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज लाइव आने का जो विषय है वो ये है कि वर्तमान में जो भारत की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा समस्याओं पे जो है चर्चा करेंगे। भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो कमेरा है, मेहनतकश है, और जो मेहनतकश कमेरा वर्ग है वही समस्याओं से मारा हुआ है। जबकि देखिए, भारत के उत्पादन में, भारत के विकास में और भारत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता वो यही बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग है, और वही जो है समस्याओं से मारा हुआ है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जो समस्याएं पैदा करते हैं वो कभी आपका समाधान नहीं कर सकते साथियों। लेकिन हमें दूसरी समस्याओं में उलझा करके रखा हुआ है। हमारी समस्या हिंदू मुस्लिम, हमारी समस्या हिंदू सिख, हमारी समस्या हिंदू ईसाई ये नहीं है। तो हमें शत्रु की चालों को और शत्रु को पहचानना होगा। ये हमारी समस्याएं नहीं है। हमारी समस्या है बढ़ती हुई महंगाई, हमारी समस्या है महंगी होती शिक्षा, हमारी समस्या है जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको स्वास्थ्य न मिलना, हमारी समस्या है कि रोजगार खत्म होता हुआ, ये हमारी समस्या है। किसानों की बदहाली हमारी समस्या है, क्योंकि 60% जो भारतीय समाज है वो किसान से जुड़ा हुआ है। और हमारी समस्या है भारत की जनगणना ना होना। हमारी समस्या है जो विकट समस्या है निजीकरण। आज हर चीज का निजीकरण हो रहा है। आकिब जी जय भीम, विजय कुमार जी जय भीम। तो हमारी समस्याएं हैं जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में जो सुरक्षा एजेंसी बनाई जा रही हैं, जो प्राइवेट के हाथ में जा रहा है सुरक्षा, ये हमारी समस्या है। और इस दौर में मुफलिसी, लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी, अगर आप देखें तो 2014 से पहले 80 करोड़ लोग भूखे थे इस देश के अंदर, आज वो बढ़कर के 100 करोड़ हो गए हैं। तो हमारी समस्या है भारत में बढ़ती भूखमरी। आप जितनी भूखमरी भारत के अंदर है, अगर विश्व के पटल पर बाकी देशों को उठा करके देखें तो वहां से ज्यादा भूखमरी आज भारत के अंदर है। पहले भारत में जो हंगर इंडेक्स था वो 94 था, अब 101 के ऊपर है। तो हमारे यहाँ भूखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी बढ़ती जा रही है। ये हमारी समस्याएं हैं। तो हमें हिंदू मुस्लिम हमारी समस्या नहीं है, ना ही हमारी समस्या हिंदू ईसाई है, और ना ही हमारी समस्या हिंदू सिख है। क्योंकि आपका जो शत्रु है, जो आपके लिए समस्या पैदा करता है, वो आपकी ये समस्या खड़ी करता है कि आपकी समस्या हिंदू मुस्लिम है, आपकी समस्या हिंदू सिख है, आपकी समस्या हिंदू ईसाई है। तो हमें उसमें नहीं उलझना है। हमारी समस्या जो हमने बताई आपको, ये हमारी समस्या है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। लगभग 11 महीने से ज्यादा किसान जो है बॉर्डर पे पड़े हुए थे। कहा कि मैं ये कृषि कानून वापस लेता हूं और देश के किसानों से माफी मांगता हूं। तो जो व्यक्ति देश से बार बार राष्ट्र के नाम संबोधन करके झूठ बोल के जाता हो, क्या ऐसे प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जो देश के काले कृषि कानून वापस ले रहा है, कि वो दोबारा से इन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव को जीतने के बाद दोबारा से इन काले कृषि कानून को लागू ना कर दे? इसकी क्या उम्मीद नहीं है आपको? अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोलता हो तो क्या उससे ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती? आज देश के अंदर तमाम जो लोग हैं भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं। देश के किसानों से प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, लेकिन क्या बीजेपी आरएसएस के वो लोग जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली ये बताया करते थे, क्या वो देश के किसानों से माफी मांगेंगे? और मांगेंगे तो कब मांगेंगे? आप देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने क्या कहा था कि किसानों के सामने डंडा लेकर के आपको आना है। अगर आप इस दौरान जेल भी चले जाएं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपकी जमानत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो हो जेल से बड़े नेता बन करके निकलेंगे। मतलब किसानों के सामने हिंसक समाज बनाने के जो एक मुख्यमंत्री जो है बात करता है, तो वो खट्टर साहब कब माफी मांगेंगे?
और इससे भी बड़ी इस देश की मीडिया किसानों से कब माफी मांगेगी? भाई इस देश की मीडिया ने किसानों का कितना अपमान किया, वो कब माफी मांगेंगे? और प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि एमएसपी की कमेटी बनेगी। साथियों, भारत का इतिहास है, जितनी भी कमेटी और जितने आयोग भारत के अंदर बने, उन सब की रिपोर्ट ज्यादातर लंबित रही है और किसी को न्याय नहीं मिला। तो इसका मतलब अगर भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एमएसपी कानून बनाने के लिए मैं कमेटी गठित करूंगा, तो समझ लिए वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप पिछला जो इतिहास देखेंगे सरकारों का, जब जब कमेटियां बनी हैं और जब जब आयोग बने हैं, कहीं भी दंगे हुए हों, उनमें जो जो आयोग बने हैं, किसी भी आयोग से जो है न्याय नहीं मिला है। तो इसलिए अगर भारत के प्रधानमंत्री कमेटी बनाने की बात करते हैं तो समझ जाइए वो झूठ बोल रहे हैं, आपको जो उलझा कर रखना चाहते हैं। इसी के साथ साथियों, 700 किसान से भी ज्यादा इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी जो है शोक संदेश जो है कभी भी जो है अपना प्रकट नहीं किया है। और उसके साथ साथ आज 700 किसान से ज्यादा आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनकी आर्थिक मदद के लिए सरकार का कोई रोड मैप है या नहीं है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। जिसका भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका पिता चला गया, उसके घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा, उसका घर कैसे चलेगा। ऐसे बहुत सारे किसान, बहुत सारे परिवार हैं जिनका खर्चा जो है चलना मुश्किल है। तो देश के प्रधानमंत्री ने इन 700 से ज्यादा जो किसान शहीद हुए, इनकी कोई चर्चा नहीं की है। साथियों, अभी मैं कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन गाजियाबाद गया था, तो एक व्यक्ति मेरे सामने बात कर रहा था, तो मुझसे कह रहा था कि विकास हो रहा है और विकास हो रहा है। तो मैंने कहा विकास कैसे हो रहा है? तो कहने लगे सड़क बन रही है, सड़कें जो बन रही है ये विकास हो रहा है। तो मैंने कहा आप कितना पढ़ते हैं सड़क जो बन रही है? कह लगे नहीं, चारों तरफ सड़कें बन रही। तो साथियों, मैं उस पर मेरा आकलन जो है, मैंने जो उस पर पाया है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है उसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। आप अगर देखें तो लखनऊ से गाजीपुर के रास्ते जितने भी आसपास के जिले हैं, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उन गरीबी रेखा से भी जो नीचे गरीब हैं वो करीब जो 25 लाख लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां उद्घाटन करने गए तो वायुयान, जो लड़ाकू वायुयान, उसका प्रदर्शन करने गए, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बारे में प्रधानमंत्री के पास कोई योजना नहीं है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वो इसलिए चाहते हैं ताकि देश की जनता उन्हें वोट करे। और इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है कि 2000 से ज्यादा बसें, सरकारी बसें, रोडवेज की बसें, उनके लिए भीड़ जुटाने में लगी। सुल्तानपुर के डीएम ने आदेश किया प्रधानों को, वीडियो को, कि सरकारी बसें आ रही हैं और उन बसों में भर करके आपको भीड़ लानी है। और भीड़ भी कौन सी थी? मनरेगा, जो मनरेगा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जॉब कार्ड खुला हुआ है, प्रधानों को ये कह देगा कि इनको आपको भर करके लाना है। तो इससे समझ जाइए कि प्रधानमंत्री के लिए कोई आने वाले जो भीड़ आया करती तो वो भीड़ अब नहीं है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लखनऊ से गाजीपुर तक गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जो वो कह रहे थे विकास हो रहा है, मैं उसके विकास की बात बताता हूं कि जो एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं उनसे करीब 2 रुपए प्रति किलोमीटर वसूला जाएगा, और सरकार ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से पैसा वसूल करती है। इस देश की जनता से ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से जो पैसा वसूल करती है वो 23,527 करोड़ रुपए इस बजट में ही वसूल कर चुकी है। कितना? 23,527 करोड़ रुपए। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के नाम पे ये सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए देश की जनता से वसूल कर चुकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के नाम पर 2 लाख करोड़ के करीब रुपया इस देश की जनता से वसूल कर चुकी है। तो जो सड़कें बन रही हैं वो किसी के पैसे से नहीं, जनता के टैक्स के पैसे से सड़कें बनाई जा रही हैं। लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से सड़कें बन जाए अच्छी बात है, लेकिन सड़क बनाने के बाद जो टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स है, और वो सड़कें भी जो बन रही हैं, आप यकीन मानना
कि आपसे तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा, लेकिन ये सारी जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा ये कॉरपोरेट के लिए बिछाया जा रहा, जो माल किसानों से खरीद करके और वो बड़ी इजीली ट्रांसपोर्ट के रास्ते ले जाने का काम उनके लिए करेंगे। इसलिए मलाईदार सड़कें और ये जो जाल बिछाया जा रहा ये कॉरपोरेट के लिए बिछाया जा रहा, ना कि आपके लिए। सनी भाई जय भीम। तो इसलिए जो रोड बनी है वो 2 लाख करोड़, जैसे मैं भी अगर ये जर्सी खरीदने जाऊंगा तो इस पे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विस टैक्स लग रहा है और वो सड़कों के लिए लग रहा है। ऐसे जो देश की जनता कुछ भी बाजार से खरीदने जाती है तो उस पर टैक्स लगता है रोड के नाम पर, और वो रोड का टैक्स कितना सरकार ने कमाया, 1,98,000 करोड़, मतलब करीब 2 लाख करोड़ का जो पैसा जनरेट किया है उससे रोड बन रही है। कोई अपने बाप के पैसे से नहीं बना रहा। अगर उन्होंने बनाया है तो 3 स्टार हर जिले में कार्यालय बनाए हैं और 7 स्टार अपना जो दिल्ली के अंदर मुख्यालय बनाया है वो 70 कमरों वाला 7 स्टार फैसिलिटी से बीजेपी ने अपना विकास किया है। आपको पता है कि प्रतिदिन बीजेपी को कितना चंदा आता है? 10 करोड़ से भी ज्यादा का प्रतिदिन बीजेपी को चंदा आता है। एक तरह से पार्टी जो बनी है वो व्यवसाय के लिए बनी। जिसको 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रतिदिन चंदा आता हो इसका मतलब वो व्यापार कर रहे हैं साथियों। इसी तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक आप ये सेस देते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के नाम पे देते हैं, दूसरा जो गाड़ी खरीद के लाते हैं आप उस पर टैक्स देते हैं, आरटीओ को टैक्स देते हैं। तो ये जो सड़कें बन रही हैं हमारे जनता के टैक्स पैसे से बन रही हैं, और जनता के टैक्स से बनी हुई सड़कों पे कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। अभी गडकरी जी ने कहा कि टोल प्लाजा जो 60 किलोमीटर पे हैं उन टोल प्लाजा की दूरी कम कर दी जाए, मतलब 60 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा। अगर 120 किलोमीटर पे 2 टोल प्लाजा थे, अब 120 किलोमीटर पे 3 टोल प्लाजा होंगे। मतलब टैक्स कमाने के रोज नए नए आयाम रोज जो तरीके जो है इस देश की जनता पर डाले जाते हैं साथियों। तो आपके यहाँ टैक्स के ऊपर भारत पहला ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जहां इतना टैक्स जनता से वसूला जाता है। वहीं जहां 100 करोड़ से ज्यादा भुखमरी है, इस देश के प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ का अपना हवाई जहाज खरीदा। कितना? 9,000 करोड़ का अपना खुद का पर्सनल हवाई जहाज खरीद करके रोम की यात्रा पे गए हैं। विश्व के अंदर पहला हवाई जहाज जो महंगा वो अमेरिका का है, और सेकंड जो है इस देश के प्रधानमंत्री जी का है। मैं साथियों जनता के टैक्स के पैसे की बात करूं तो नमामि गंगे पे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 29,000 करोड़, कितना? 29,000 करोड़ रुपया गंगा की सफाई पे खर्च हुआ, लेकिन गंगा की कहीं से कहीं तक कोई सफाई नहीं हुई। मतलब जनता के टैक्स का पैसा 29,000 करोड़ रुपए गंगा को साफ करने में लगाया। और वही नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके प्रचार में जहां प्रधानमंत्री की फोटो लगती है होर्डिंग पे, उसके प्रचार पर इस देश के जो है प्रधानमंत्री ने 70 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया। नमामि गंगे के प्रचार पर जनता के टैक्स का 70 करोड़ रुपए खर्च किया। और वहीं अगर आप 7 वर्ष में जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की हैं, 7 वर्ष में जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की हैं वो 264 के करीब है। और उन पे प्रधानमंत्री के प्रचार पे जो खर्च हुआ है, योजनाओं के जो प्रचार पे खर्च हुआ है वो करीब जो है 7,988 करोड़। 7,988 करोड़ का मतलब है करीब 8,000 करोड़। मतलब 8,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के प्रचार पे खर्च कर दिया। आप खुद सोचिए, जहां 100 करोड़ गरीब लोग जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जो भूखमरी के कगार पे जो है, और जहां इतनी भूखमरी फैली हुई है, जहां तन पे कपड़ा नहीं है, जहां 2 जून की रोटी नहीं है, जिस देश के अंदर जो है 35 करोड़ लोग रोज भूखे फुटपाथों पर सोते हों, वहां उस देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए अपनी योजनाओं पे, जो उन्होंने योजनाएं लॉन्च की है उनके प्रचार पे 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है और अपने लिए 9,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लेता है। आप खुद ही सोचिए तो जनता के टैक्स का पैसा किस कदर इस देश के प्रधानमंत्री जी बहा रहे हैं। वहीं जिन जिन मंत्रालयों ने इन योजना को लॉन्च किया है उन मंत्रालयों ने अलग से पैसा खर्च किया। वो कितना किया? 44,000 प्रति मिनट। अगर किसी मंत्रालय ने कोई योजना लॉन्च की है तो उसने भी प्रचार पे पैसा खर्च किया, वो 44,000 प्रति मिनट। अब आप खुद ही आंकड़ा लगा लीजिए 7 वर्षों में कितना पैसा खर्च हुआ। वहीं चुनाव में अगर देखें प्रधानमंत्री चुनाव में जब जाते हैं तो सरकार की तरफ से 4,200 रुपए 4,200 रुपए प्रति मिनट सरकार खर्च करती है।
अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा की बात करें तो 429 करोड़ रुपए सालाना सुरक्षा पे खर्च होता है। लेकिन देश की जनता पे कितना खर्च होता है आप खुद ही देख, अकेले व्यक्ति पे कितना खर्च हो रहा है इस देश के प्रधानमंत्री, वो देखिए। और तमाम जो 138 करोड़ की जनता है उस पर कितना खर्च कर रही है, उस पर उसकी तमाम जो योजना, जो 138 करोड़ के जो लोग हैं उन पे खर्च होता है कितना, करीब 4 लाख करोड़ रुपए कुल पूरे साल के अंदर। और उन योजना को लागू करने वाले जो लोग हैं, जो सेंट्रल के मंत्रालय हैं, उन पे कितना खर्च होता है, 5,64,000 करोड़। मतलब जो चुनिंदा कुछ लोग हैं उन पे खर्च हो रहा है 5,64,000 करोड़। और जो पूरे देश के अंदर योजनाओं पे खर्च हो रहा है, जैसे खाने का है, जैसे राशन बट रहा है, मिड डे मील है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पूरे देश पे 4 लाख करोड़। और उनको लागू करने वाले जो लोग हैं उन पे कितना, 5,64,000 करोड़। साथियों, यही दूसरी बात बताता हूं कि प्रधानमंत्री 7 वर्ष में 682 यात्राओं पर रहे हैं, 682। और 682 यात्राओं में, घरेलू यात्राओं में 470 दिन, जो घरेलू यात्रा है उनकी 470 दिन। और 470 दिन में से जो रहे हैं उसमें 202, कितने, 202 दिन जो है चुनावी यात्राओं में, चुनावी रैलियों में। मतलब इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना ज्यादातर समय जो है चुनाव के रैलियों में काटा है, देश की जनता के लिए नहीं। ज्यादातर समय कहां काटा है, चुनावी रैलियों में। अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव हुए तो उसमें कुल जो डेटा निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो चुनाव में जो समय दिया है वो 202 दिन का दिया है इस पूरे 7 वर्ष में। मतलब और अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं हैं प्रधानमंत्री जी की 212 दिन की हैं। और अगर हम पूरा इनका आकलन करते हैं तो हर 5वें दिन देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर रहते हैं, हर 12वें दिन प्रधानमंत्री चुनाव रैली में रहते हैं, हर 11वें दिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहते हैं। मतलब हर साढ़े दिन पर यात्रा पर ही रहते हैं। और इन यात्राओं पर कितना खर्च हुआ है, 7,600 करोड़ रुपए। कितना, 7,600 करोड़ रुपए इन यात्राओं पे प्रधानमंत्री जी के खर्च हो गया। मतलब यात्राओं पे 7,600 करोड़ रुपए, खुद का प्लेन 9,000 करोड़ रुपए, और अपनी योजनाओं के प्रचार पे 8,000 करोड़ रुपए। और जो मंत्रालयों ने खर्च किया, टोटल मंत्रालयों ने जो खर्च किया है, अलग अलग मंत्रालय, उनका जो टोटल आता है 16,500 करोड़ रुपए। लेकिन कोविड में जो मरे हैं 4 लाख लोग, कोविड के दौरान जो 4 लाख लोग मरे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा है, तो राष्ट्रीय आपदा में हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है, कानून कहता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया तो कहा 16,000 करोड़ रुपए हम देने की स्थिति में नहीं है। 4 लाख लोगों को पैसे देने थे, उनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री पर पैसे नहीं है। लेकिन अपनी योजनाओं के प्रचार पर, अपने हवाई जहाज के पे 9,000 करोड़ रुपए, और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रचार में किए गए खर्च 16,500 करोड़ रुपए, और विदेशी और स्वदेशी यात्राओं पे किए गए खर्च 7,600 करोड़ रुपए। इनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के पास पैसे, मतलब एक असफल प्रधानमंत्री को जनता के टैक्स से सफल प्रधानमंत्री घोषित करने की पूरी तैयारी जो की जा रही है। साथियों, तो मैं आज आपके सामने इसलिए लाइव आया हूं कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ भी छल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री इस देश के मजदूरों के साथ भी छल कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता के साथ किस तरह से छल कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा। इस देश में टैक्स के ऊपर टैक्स किस कदर लगाया जा रहा है। 2 जून की रोटी पाने के लिए जो है आदमी इस देश के अंदर जो तड़प रहा है। आज हालात शिक्षा के भी आप देख रहे हैं। इस देश में अभी इसी वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए लोन लेकर के लोग अपने बच्चों को बाहर शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि भारत में शिक्षा का कोई स्तर रहा नहीं है। कहीं सब स्कूल ज़्यादातर बंद हैं, संवैधानिक संस्थाएं सब बंद हैं, तो इसलिए लोगों ने लोन ले करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश में भेज रहे हैं। वहीं आप देखें किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में जो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार गाड़ी से कुचल कर मार देता, लेकिन वही आज केंद्रीय गृह मंत्री अपने पद पर बैठा हुआ है, और उसके कहने के अनुसार जो है उसके बेटे ने ही गाड़ी जो है किसानों पर चढ़ाई होगी। साथियों, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री पर बिल्कुल भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये हिंसक समाज आपको जो दे रहे हैं, हिंसक समाज बना रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य था, देश की सरकारों का कर्तव्य है एक सभ्य समाज का निर्माण हो,
जहां भाईचारा कायम हो। लेकिन इसके उलट तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस दौड़ में हैं कि कैसे हम हिंसक समाज बनाएं, और हिंसक समाज जो होता है उसके गले में मालाएं डाली जाती ताकि उसका हौसला और बढ़ जाता। साथियों, तो आज मेरा आपके सम्मुख जो है लाइव आने का यही था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है वो कैसे बना है, उसके लिए पैसे जनता पहले ही दे चुकी है। तो ऐसे एक्सप्रेस वे पे जब जनता पहले ही जो है टैक्स दे चुकी है तो उस पर टोल प्लाजा नहीं लगने चाहिए। 22,000 करोड़ की लागत से बना है ये जो बना है लखनऊ से गाजीपुर। वहाँ कितने आसपास के जिलों में जो है करोड़ों जो है भूख से जो लोग मर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो हमारी समस्या, मैं कहने के लिए आया हूँ कि हमारी समस्या हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारी समस्या हिंदू ईसाई नहीं है, हमारी समस्या हिंदू जो है सिख नहीं है। हम इन समस्याओं से उलट हमारी समस्या जो मैंने बताया है कि हमारे टैक्स का पैसा हमारे विकास में लगना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसा शिक्षा पर लगना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसा रोजगार में लगना चाहिए। और हाँ, एक बड़ी विकट समस्या आपके सामने आने वाले समय में आएगी, निजीकरण। अगर आप अब भी आने वाले समय में निजीकरण के खिलाफ नहीं उठेंगे तो तमाम चीजें बेची जा रही हैं। रेलवे बेच दिया है, पोर्ट बेच दिए हैं, हवाई अड्डे बेच दिए हैं, सब कुछ बेचने के कगार पे अब ये देखा जा रहा है कि आर्मी की जो जमीनें बची हैं उनका जो अवलोकन किया जा रहा है। कितनी जमीन आर्मी की बची है उनको बेचा जाए, रेलवे की कितनी जमीन बची है उनको बेचा जाए। तमाम चीजों को बेच करके सरकार अपनी रहीसी से जो है अपने आप को चला रही। साथियों, तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जहां जहां हैं, जैसे भी हैं, ऐसे जो हम लोग ये आंकड़े लाए हैं इनको आप शेयर करने की कोशिश करें। और मेरी सबसे इल्तिजा है, गुजारिश है, निवेदन है, देश के अंदर भाईचारा बने। अगर कहीं कोई हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है तो उसका जो है विरोध करें और लोगों को बताने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं वो जो है हिंसक समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में जो ध्रुवीकरण हो। तो मेरी सबसे यही अपील है देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, कि सभ्य समाज बने और सभ्य समाज बनाने की ओर अग्रसर हो। हमारी जो समस्याएं, हमारी समस्याओं पे जो आप जो विचार करें, हिंदू मुस्लिम में ना बटें। और ज्यादातर मैं घूम रहा हूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि अब जो लोग राष्ट्र और राम के नाम पर बट करके वोट नहीं करने वाले हैं, लोगों के अंदर से आवाज है अब हम राम और राष्ट्र के नाम पर नहीं बटेंगे। हमने राम और राष्ट्र के नाम पर बट करके देख लिया कि देश का सत्यानाश हो गया। आपने जो है मेरे साथ जो है लाइव आए, आपने मुझे सुना, आप सबका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका भीम आभार, भीम शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।